नमस्कार दोस्तों, चंपारण की पावन धरती से पारा चंपारण वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। रोज की भांति फिर से आज बिहार एसएससी का एग्जाम हो, एसएससी जीडी का एग्जाम हो या एसएससी का किसी भी एग्जाम आपको देना हो, उसके लिए एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो या सीजीएल हो, सबके लिए प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा। यह सेशन जो लगातार चल रहा है, तो आज उसी सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ और आज का जो सेट होगा वो सेट नंबर 9 होगा। ये जो आपका सेट लगातार चल रहा है, आप एसएससी के लेवल का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो इस सेट को जरूर देखिए। इस सेट में ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आपके एग्जाम से बाहर कर लिया गया है। सारे क्वेश्चन मिक्सअप हैं जो आपको उठाए गए हैं, सीएचएसएल से उठाया गया है या सीजीएल से उठाया गया है या एमटीएस से उठाया गया है या फिर एसएससी जीडी से लिया गया है। बिहार एसएससी के कुछ क्वेश्चन है, इस सारे के सारे सवाल आपके उससे रिलेटेड है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 9। और उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमारा संस्थान जो पारा कॉम्पिटिटिव जोन आपके चंपारण में चलता है, उसके बैच की शुरुआत भी हो चुकी है 28 नवंबर से आपके सुबह 9 बजे से। तो जो लोग ऑफलाइन पढ़ने में इच्छुक रखते हैं चंपारण की धरती में, वो आए और पारा कॉम्पिटिटिव ज्वाइन को आपको पारा कॉम्पिटिटिव जोन को ज्वाइन करें और यहाँ ऑफलाइन क्लास का भी आनंद लें। और साथ में जो ऑनलाइन आपका चल रहा है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है, तो दोनों का आनंद आप ले सकते हैं। चलिए आज का जो पहला सवाल होगा, ये सवाल आपका होगा, हाँ, ये सवाल आपका जो है क्लासिफिकेशन का सवाल है। क्लासिफिकेशन का सवाल है और लेटर क्लासिफिकेशन है। इसका मतलब आपको यहाँ बताना है कि चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बाकी तीनों से क्या है, अलग है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण करना। जिस ऑप्शन को आप चुनेंगे और बाकी जो 3 ऑप्शन आप छोड़ देंगे, उसके बीच आपस में किसी ना किसी प्रकार से समानता होनी चाहिए, यही नियम है। अब आप ध्यान से समझिए, ये 16 है, ये 18 है और ये 22 है, ये 24 है, ये 26 है और ये 3 है, ये 15 है, ये 17 है, ये 20 है, ये 1 है, ये 3 है और ये 6 है। ध्यान से देखिएगा, पहले लेटर में 2 बड़ा है, दूसरे लेटर में 4 बड़ा है। यहाँ देखिएगा तो पहले लेटर में 2 बड़ा है, दूसरे लेटर में 3 बड़ा है। फिर से यहाँ पहले लेटर में 2 बड़ा है, तीसरे लेटर में आप देखेंगे ध्यान से तो 3 बड़ा है। यहाँ देखें तो पहले लेटर में 2 बड़ा है और दूसरे लेटर में 3 बड़ा है। इसका मतलब कि बाकी तीनों में नियम सेम चल रहा है, इसको छोड़कर। यानी ऑप्शन नंबर ए को छोड़ दीजिए तो इसमें +2 और +4 हुआ, बाकी में +2 और +3 सब में कॉमन चला है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। वर्गीकरण को बार बार मैं समझाता हूँ बच्चों को, वर्गीकृत करने का मतलब ही होता है कि इन तीनों की कैटेगरी एक होगी, चाहे जिस भी प्रकार से हो, और इसकी कैटेगरी क्या होगी, उन सबसे अलग हो। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल जो आपका है वो आपके सामने आ गया है और ये सवाल जो है आपका एनालॉजी से रिलेटेड है। विजिबल है, ध्यान से देखो तो। विजिबल है। चलिए, ये जो सवाल आपका है, ये सवाल है आपका एनालॉजी से रिलेटेड है, यानी आपके इसमें और इसमें समानता खोजनी है कि इन दोनों में जो समानता होगा, जो नियम चलता होगा, उसी नियम पर आधारित कौन सा सवाल आपके एग्जाम में दिया है। तो क्या इस पे नियम है, देखिए तो। अगर सबसे पहले मैं देते हैं 18 से 9 पर पहुंचे हैं तो हम कहें कि आधा कर दिया गया है। अच्छा, इसके बाद 9 से 36 पर गए हैं तो हम कहें 4 गुना कर दिया गया है। उसी प्रकार 36 से 18 में आइएगा, इसका मतलब आधा कर दिया गया है, और 18 से 72 का इसका मतलब 4 गुना कर दिया गया है। तो सेकंड से थर्ड में जाते समय 4 गुना हुआ है, सेकंड से थर्ड में जाते समय 4 गुना हुआ है, और फर्स्ट से सेकंड में आते हुए आप सीधे कह सकते हैं कि आधा हुआ है। यानी आप डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं, तब भी आपका काम बन जाएगा। और इसी ऑप्शन को आपको चेक करना है कि ऐसी सिमिलरिटीज कौन से ऑप्शन में आपके दिखेगी जहां पहले लेटर का दूसरा में आधा हो जाएगा। मुझे क्लियर दिख रहा है कि 32 का आधा 16 और 16 चौका 64, यानी आपका आंसर आपके सामने पड़ा हुआ है। बिल्कुल आसान सवाल, क्लियर है। बाकी सब देखिएगा तो 46 का आधा 23 होता है, जो हो नहीं सकता। 58 का आधा 29 तो होता है, लेकिन 29 का 4 गुना आपका 118 नहीं होता। 24 का आधा 12 तो होता है, लेकिन 12 का 4 गुना 48 होना चाहिए, 36 दिया। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल जो है ये थोड़ा सा पेचीदा सवाल है, ध्यान से समझना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि सीएचएसएल ने जो सवाल 2023 में पूछे गए थे, उन सारे सेट में का सबसे स्टैंडर्ड सवाल अगर कहा जाए तो ये आपके सामने पड़ा हुआ है। बहुत सारे बच्चे इनको टच भी नहीं किया था, उन्होंने छोड़ के एग्जाम में चले आए थे, क्योंकि एग्जाम का जो लेवल होता है वो टफ होता नहीं। लेकिन कभी कभी किसी सेट में ऐसे सवाल आ जाते हैं जो आपको परेशान करते हैं। अगर 56 से 121 की बात की जाए तो आपको 121 जो है वो एक स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन कभी भी आपको स्क्वायर दिखे क्वेश्चन में तो ये मत समझिएगा कि क्वेश्चन का पैटर्न स्क्वायर वाला है, जरूरी नहीं है। हो सकता है कहीं स्क्वायर वाला गलती से नंबर आ गया हो। जैसे अगर इसकी बात करें
तो इन दोनों नंबर को अगर आपस में जोड़ा जाए तो 6 5 11 आएगा, और 11 में 11 से गुना करेंगे तो 121 आएगा, और इन दोनों को जोड़ा जाए तो 8 7 15 आएगा, और 15 में 11 से गुना करोगे तो 165 आएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत हमें नहीं दिख रही है, यानी दोनों का दोनों जो है 11 का मल्टीपल है। लेकिन अगला जो 242 के लिए नियम लगाया गया है, ये नियम थोड़ा सा यूनिक नियम है, तो इसको ध्यान से देखिएगा क्या नियम है। पहली बार मेरे सामने भी आया था तो मैं भी चकरा गया था, लेकिन धीरे धीरे हम लोग की प्रैक्टिस, रोज क्वेश्चन देखना होता है, तो मेरी समझ में लेट से आया। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अगर पहली बार कोई क्वेश्चन ने बच्चा देखा होगा तो उससे सवाल एग्जाम में बना होगा, थोड़ा सा टफ था, बाकी सारा चीज तो वही है जो आप जानते हैं। अब यहाँ क्या किया गया समझिए, 11 में यानी 11 का मल्टीपल से ही इसका उपयोग किया गया है। कि आप कहेंगे तो 11 का मल्टीपल तो ये भी है, कहेंगे तो 11 का मल्टीपल ये भी है, यानी 11 का मल्टीपल ये था, लेकिन आपको 11 से 11 में गुना क्यों करना पड़ा? क्योंकि आपने स्टार्टिंग वाले दोनों नंबर को आपस में क्या कर दिया, 5 और 6 को जोड़ दिया और 11 में 11 से गुना कर दिया। उसी प्रकार यहाँ 15 से गुना क्यों करना पड़ा, 11 को 15 से गुना क्यों करना पड़ा मेरे दोस्त? क्योंकि आपने 7 और 8 को आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो आपका आंसर क्या आ गया, 165। लेकिन अगली बार जो इस्तेमाल किया गया, ये भी 11 का मल्टीपल है, लेकिन यहाँ 11 से गुना किया जा रहा है 22 में। ये 22 आया कहां से, यहां से देखो, 1 को 21 में जोड़ दिया है। ये यूनिक आपका एक मेथड है। हो सकता है कि इससे अलग भी कुछ मेथड इसमें इस्तेमाल होता हो, लेकिन मेरी समझ में जहां तक आया है, मैंने इसका इस्तेमाल इसी प्रकार किया है। इसमें सेकंड नंबर का जो इस्तेमाल किया गया, 1 और 21 को जोड़ा गया है। यहाँ क्या जोड़ा गया था, 5 और 6 को, लेकिन यहाँ क्या जोड़ा गया, 1 और 21 को। तो 22 में जब 11 से गुना कीजिएगा तो 242 आपका आ जाएगा। उसी प्रकार 11 से गुना आप किस में करें, तो आप ऐसे ही गुना करना है, 1 में किसको जोड़ना है जी, 65 को जोड़ना है। तो 1 प्लस 65 क्या हो जाएगा, 66, और जब 11 को 66 से गुना कीजिएगा तो 726 आएगा। लेकिन यानी क्या हुआ है दोनों सवालों में, ध्यान से समझना, 5 और 6 11, 11 गुने 11, फिर 21, 1 प्लस 21 22, 11 गुने 22, 8 7 15, 11 गुने 15, और 7 प्लस 26 आप सॉरी 1 प्लस 65, 11 गुने 66। अब इस पैटर्न को कौन सा ऑप्शन फॉलो करता है, ध्यान से देखना है कैसे, चलो देखते हैं। 8 2 10, गुना किससे करना है, 11 से, तो 11 दहा 110, ठीक है, समझ में आ रहा है। और अब अगला जो गुना करना है, इसमें गुना हो गया 11 का किससे, 10 से, तो अगला गुना जो होगा इसके अकॉर्डिंग होगा 11 गुना 1 और 10 11, यानी 121 आना चाहिए, जबकि क्या दिया है, 220 दिया है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, मैच नहीं कर रहा है, गलत है, हटा दो। अगला देखना 36, 36 को क्या किया गया गुजी, 11 गुने और दोनों को जोड़ दिया, 6 3 9, 11 9 99। लेकिन अगला जो करेंगे आप, 11 में गुना किससे करेंगे, तो इन दोनों को जोड़ के करेंगे, 9 और 9 18। और आप मुझे बताइए कि 18 को जब आप गुना करेंगे तो 198 आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। जो ये मेथड है, ये मेथड थोड़ा सा यूनिक था, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, ऐसे सवाल भी एनालॉजी में आपके पूछे जाएंगे, क्लियर है। तो जिस तरह का सवाल था उसी तरह का जवाब भी इसमें निकला है। अगला सवाल, ये सवाल तो मुश्किल है, क्योंकि ये सवाल का जो प्रिंटिंग है वो गलत हो गया है। चलिए मैं इसको बना के आपको बताता हूँ, टेंशन नहीं लेना। इस सवाल को मैं बना के तब आपको दिखाता हूँ। इस सवाल ऐसा था, चलिए रियल में सवाल ऐसा आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, इस पर डिस्कस करते हैं। आपसे पूछा गया इसमें कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, इसमें आपको त्रिभुज की संख्या बतानी है कि रियल में त्रिभुज होगा कितना। देखिए जब क्वेश्चन आपका सिस्टम से देगा, जैसे मान लीजिए कि सवाल आपके एग्जाम में आ जाए, तो ये सवाल आपका एक सिस्टम से दिया हुआ है, इसमें डायरेक्ट ट्रिक काम करता है, 1 2 3 4 5 लिख दीजिए और सबको जोड़ दीजिए, आपका सिस्टम में काम कर जाएगा। अगर मान लीजिए कभी एग्जाम में ऐसे आता है कि बताना है कि स्क्वायर कैसे आएगा, इसमें कितने वर्ग होते हैं, तो एक सिस्टम से है, इसमें गिन के और स्क्वायर करके जोड़ देना है। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन सिस्टम से नहीं आता है, तो मैं हमेशा बच्चों को एक बेसिक तरीका सिखाता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है जो सिस्टम से नहीं है, यानी इसमें कभी भी आप कोई भी अप्रोच डायरेक्ट नहीं लगा सकते, तो मैं क्या सिखाता हूँ कि आपको 3 तरह से ट्रायंगल को क्या करना है, डिवाइड करना है। पहले आपको कहा जाता है सिंगल ट्रायंगल, यानी जो अकेला हो, सिंगल ट्रायंगल, सिंगल सिंगल जितने भी ट्रायंगल है जो अकेला हो उसको गिन लीजिए। फिर आपका होता है मिडिल ट्रायंगल, मिडिल ट्रायंगल किसको कहते हैं, तो जब दो मिलकर एक ट्रायंगल बनाता है उसको मिडिल ट्रायंगल कहते हैं। तो दो मिलकर जहां भी एक बनाए उसको सीधे उठा लीजिए।
और फिर कहा जाता है लार्ज ट्रायंगल। लार्ज ट्रायंगल का मतलब होता है जब दो से अधिक ट्रायंगल मिलकर एक ट्रायंगल बनाते हैं, उसको लार्ज ट्रायंगल कहा जाता है। तो अगर मैं गिनती करूं इसको ध्यान से, तो आप मुझे बताइए सिंगल सिंगल ट्रायंगल इसमें कितने होंगे? सिंगल ट्रायंगल मतलब जो अकेला हो, ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 ऐसे ट्रायंगल हैं जो बिल्कुल अकेले हैं, इनको किसी से मतलब नहीं है। लेकिन 7 के बाद हमें दूसरा ध्यान क्या देना है? मिडिल का, कि दो मिलके जो ट्रायंगल बनते हैं वो कौन कौन से ट्रायंगल हम काउंट कर सकते हैं। जैसे दो मिलके ट्रायंगल कौन कौन सा बना, ध्यान से देखो तो, क्या ये दोनों मिलके एक ट्रायंगल नहीं बनाते हैं? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल बनाएंगे। अच्छा, अगर मैं फिर से अगर बात कहूं, तो क्या ये वाला ट्रायंगल मिलके एक ट्रायंगल नहीं बना रहा है क्या? बिल्कुल बना रहा है। अगर मैं बात करूं तो क्या ये दोनों मिलके एक ट्रायंगल नहीं बना रहे हैं क्या? बिल्कुल बना रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, हाँ 3, चलो 3 मैंने इसको लिख दिया। इसका मतलब कि 7 मैंने जो गिना था वो ट्रायंगल था सिंगल, यानी बिल्कुल अकेला था। अब दो दो मिलके जो ट्रायंगल बनाया उसका नामकरण मैं एक बार कर लेता हूं। जैसे इन दोनों का नाम मैं अगर लेना चाहता हूं तो ए बी और सी की बात करता हूं, तो दो ट्रायंगल मिलकर एक ट्रायंगल बनाया। अगर मैं बात करूं तो बी सी और डी, यानी बी सी और डी ये दो मिलकर क्या करता है? एक ट्रायंगल बनाता है, इसका नामकरण मैंने कर दिया। इसके बाद में बी डी ओ, बी डी ओ की अगर बात करूं तो ये भी दो मिलकर एक ट्रायंगल बनाते हैं, तो इनका नाम मैंने लिख दिया। और इसके अलावा दो और कौन मिलकर ट्रायंगल बना रहे हैं उसको देखिए तो, दो मिलकर नहीं बना, तो अब आओ किस पे? लार्ज पे। लार्ज का मतलब होता है दो से अधिक मिलकर ट्रायंगल कौन बना रहा है। तो दो से अधिक जितने मिले, 3 4 5, सबको इकट्ठा एक साथ जोड़ना है। अब बताओ मुझे ध्यान से बताना, ये जो लाइन है ये ट्रायंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है? तो इसमें कितने ट्रायंगल मिलकर बने हैं? 1 2 और 3 ट्रायंगल मिलकर एक ट्रायंगल बना रहा है, तो इसको लार्ज की श्रेणी में रखते हैं। तो एक यहां बन गया, एक जोड़ दिया मैंने। इसके अलावा आप मुझे बताइए 1 2 और 3 ये सब मिलकर एक ट्रायंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है? तो दो से अधिक ट्रायंगल जब मिला के बनते हैं तो उसको कहा जाता है लार्ज ट्रायंगल। यहाँ एक बन गया। एक अगर ट्रायंगल की बात करें तो आप मुझे बताइए, ये ट्रायंगल बन गया, इसकी काउंटिंग हमने कर लिया है। हाँ, ये ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये भी ट्रायंगल बन रहा है। तो मैंने जिस पे लाइन खींचा उसको ध्यान से देखिएगा, आप नामकरण करके उसको कर सकते हैं। इसका नाम अगर मैं करूं तो क्या नाम रखेंगे? 1 2 3, यानी तीनों मिलकर एक ट्रायंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है? ये भी बना रहा है। और इसके अलावा सबसे बड़ा ट्रायंगल आपको जो दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है जी? तो वो दिख रहा है 1 2 3 4, एक ट्रायंगल आपका यहाँ बन गया 4, यानी एक यहाँ भी काउंट हो जाएगा। इसका मतलब हो गया 7 3 10, 10 और 4 14, 14 ट्रायंगल आपके बने हैं इसमें। तो देखिए जब भी आपका ट्रिक डायरेक्ट काम नहीं करता, जैसे इसमें आपका ट्रिक डायरेक्ट काम नहीं कर रहा है, तो आप क्या करें? आप इसको 3 कैटेगरी में बांट दें। पहली कैटेगरी बनाएंगे जिसमें सिंगल सिंगल जितने छोटे छोटे ट्रायंगल को सबको गिन लीजिए। दूसरी कैटेगरी आप बनाएंगे जिसमें दो दो ट्रायंगल मिलकर एक ट्रायंगल बना रहा हो, उसको एक साथ इकट्ठा कर लीजिए। और जब दो से अधिक ट्रायंगल मिलकर एक ट्रायंगल बना रहा हो तो उसको रखिए लार्ज की श्रेणी में। इसमें दो से अधिक 3 4 5 मिलकर एक बनाए, 6 मिलकर एक बनाए, उसको अलग श्रेणी में रखिए। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 14 इसका आंसर है। CSSL 2023 में पूछा हुआ ये सवाल है। इसलिए कभी भी एग्जाम में जरूरी नहीं है कि एग्जाम में सारे सवाल डायरेक्ट वे में आएंगे, हो सकता है इनडायरेक्ट वे में आए, इसलिए बेसिक सिखाया जाता है ताकि आपको एग्जाम में काम आए। क्लियर है? चलिए, अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे डाल सकते हैं कि सर ये वीडियो मुझे समझ नहीं आया, फिर से रिपीट कर दीजिए, उस पर फिर से चर्चा मैं कर सकता हूँ। अगला सवाल, ये आपका लेटर सीरीज का सवाल है जिसमें आपको लेटर देखना है। पहले यहाँ 20 दिखा, फिर 19 दिखा, फिर आपको 18 दिखा, फिर आपको 17 दिखा, तो अगला आपको 16 दिखना चाहिए क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। 16 किसका स्थान होता है जी? पी का। पी से ऑप्शन शुरू हुआ है, सब ऑप्शन शुरू हुआ है। अगला है 4, फिर है 9, फिर है 14, फिर है 19। इसका मतलब 4 5 9, 9 5 14, 14 5 19, 19 5 24। 24 का मतलब क्या होता है जी? एक्स, यानी पी के बाद आपको एक्स चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में। अगला 19 है, यहाँ 10 है, यानी 9 घट गया, फिर यहाँ 1 है, फिर 9 घट गया, फिर यहाँ 18 है, फिर 9 घट गया। यहाँ 9 कैसे घटेगा? तो एक का स्थान जरूरत पड़ने पर एक भी लेते हैं और जरूरत पड़ने पर 27 भी गिनती करते हैं। और 27 में से 9 घटाइएगा 18, 18 में से 9 घटाइएगा फिर 9 हो जाएगा। और 9 किसका स्थान होता है जी? आई का होता है। इसका मतलब टी एक्स आई आपका क्या है? आंसर है। क्लियर है? ये तो सिंपल सवाल है। अगला सवाल है ये, अगला सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। कैसे सॉल्व होगा? कोडिंग बनाया है RAMEN, RAMEN का कोड बनाया है RIQEV, और आपसे पूछा है मॉडल का कोड। मॉडल का कोड आपसे पूछा गया है। अब यहाँ देखिए क्या होता है,
नंबर डाल के कंपेरिजन करना। कोडिंग डिकोडिंग में इसीलिए कहा जाता है कि नंबर हमेशा रट के रखिए, ताकि आपका सवाल बनाने में दिक्कत तनिक भी नहीं होगी। अगर आप लगेगे खोजने के कहाँ गया नंबर, नंबर मिलेगा नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाएगा। क्या हुआ है, स्टार्टिंग से देखेंगे तो 18 का 18 दे दिया है, फिर अगला देखेंगे तो 1 8 9 दे दिया, फिर देखेंगे तो 13 4 17 दिया, फिर 5 का 5 दे दिया, फिर 14 नहीं, ये लॉजिक गलत है। जब स्टार्टिंग से स्टार्टिंग का कंपैरिजन करने पर काम ना बने तो क्या सिखाया मैंने, बैकवर्ड से चेक करो। 14 4 18, 5 4 9, 13 4 17, 1 4 5, 18 4 22। बैकवर्ड से जोड़ते जाओ, कितना जोड़ना है, 4 जोड़ना है। 12 4 16, 5 4 9, 4 4 8, 15 4 19 और 13 4 17। जिस भी ऑप्शन में आंख बंद करके टिक कर देना, PIHSQ, आपका ए नंबर ऑप्शन क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अगला सवाल, अगला सवाल है आपके किससे रिलेटेड है जी, एनालॉजी से। शब्दों का जाल है, यानी शब्दों का इन दोनों के बीच जो समानता होगी वही समानता आपको यहाँ बनानी है। एक छोटा बच्चा भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, इसलिए आप देख लीजिए। कलम का काम है लिखना, कुदाल का काम क्या है, पिसना नहीं। कुदाल का काम क्या है, चित्र बनाना नहीं। कुदाल का काम क्या है, आवर्धन करना नहीं। कुदाल का काम होता है खोदना। खोदते रहिए, है ना, यही आपका सवाल है। सारे सवाल टफ एग्जाम में नहीं आते, 1 से 2 सवाल ही ऐसा होता है जो आपके एग्जाम में टफ होता है। अगला सवाल, अगला सवाल, अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो देखते बनने वाले सवाल होते हैं। कैसे, 2 गुना, सिर्फ 2 गुना। 59 गुने 2 118, 118 गुने 2 236, 64 गुने 2 128, 128 गुने 2 256। कौन सा मैच कर रहा है जी, आंख बंद करके बताना मुझे, खोल के नहीं। 44 दूनी 88 और 88 दूनी नहीं होगा। 37 दूनी 74, 74 दूनी नहीं होगा। 82 दूनी 164, 164 दूनी, हाँ, 164 को 164 में जोड़ोगे तो 4 4 8 1, 6 6 12 1 13 नहीं होगा। 63 दूनी होता है 126 और 126 दूनी क्या, कुछ गलती हो रहा है, कुछ तो गलती हो रहा है, ध्यान से देखो। 88 गुने 2 क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 8 8 16, 1 8 16 17, ये नहीं है। 37 दूनी 74 होता है, ठीक है। 74 गुने 2 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 4 4 8 7 7 14 नहीं होगा। 82 दूनी होता है, 2 दूनी 4 8 दूनी 16 नहीं होगा। 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 1 और 2 एकम 2, यही तो हो रहा है, क्यों गलती कर रहा हूँ मैं बार बार। 4 4 8, 6 6 12 1 1 1 2 1 3, ठीक तो है। 82 164 और 328, 2 गुना हुआ है सारा नंबर। यहाँ ये भी सवाल आपका आसान सवाल है। ये भी सवाल आपका आसान सवाल है। क्या कह रहा है, वेन डायग्राम का सवाल है। सवाल कह रहा है दिए गए आरेख में बसों की कुल संख्या कितनी है। भैया आसान सवाल है, बसों की कुल संख्या पूछ रहा है। कुछ मत देखो क्या किया है, बस का घेरा कौन सा है, बाउंड्री बेस्ड क्वेश्चन। जिन्होंने ऑफलाइन क्लास किया उन्हें अच्छी तरह से याद होगा कि बाउंड्री बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है। बस की बाउंड्री जो उसको घेर दो, बाकी क्या है क्या नहीं है उसको छोड़ दो। कुल बसों की संख्या पूछा है। अब आप कहेंगे सर ये जो 4 है ये दूसरे घेरे में भी तो आया है, हमको क्या मतलब है। इतना पता है ना कि ये बस है, बस के अलावा क्या हो, टैक्सी हो, व्हीकल्स हो, मुझे क्या मतलब है। मुझे बस की संख्या निकालनी है तो बस का घेरा बनाइए, चुपचाप बस की संख्या जोड़ दीजिए, यही आपका जवाब होगा। बाकी लंद फंद में नहीं पढ़ना है। 6 2 8 4 12 3 15 आपका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका क्या है, सही आंसर है। अगला सवाल, सीरीज। इतना आसान सवाल एग्जाम में आता है, आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन एग्जाम के सवाल है। गैप कितने का है, 2 का है। ये गैप कितने का है जी, तो 2 का है। अगला गैप कितने का है, 4 का है। अगला गैप कितने का है, 6 का। अगला गैप 8 का, तो अगला गैप 10 का होगा। सारे नंबर बड़े हैं तो 40 और 10 50 कर दो। आंख बंद करके आंसर मारना, खोल के नहीं तो गलती हो जाएगा। ये सारे सवाल आंख बंद करके बनाने वाले हैं। अगला, फिर से ये सवाल बच्चा बता देगा। कुत्ता का रिलेशन कुतिया के साथ दिया हुआ है। बैल, यहाँ देखो कुछ लोग बैल कुछ लोग सांड कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मत समझना कि आपका सांड रोड पे घूमता है और बैल खेती करता है, इस तरह कंपैरिजन मत करना। ये जेंडर बेस्ड क्वेश्चन है। कुत्ता का कुतिया से जो रिलेशन होगा वह रिलेशन बैल सांड का किससे होगा, तो गाय से होगा। जेंडर बेस्ड सवाल दिया है, यानी लिंग पर आधारित प्रश्न। अगला सवाल फिर से देख लीजिए। अगला सवाल है, ये आपका वाटर इमेज है। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं हमेशा कैसे पढ़ाता हूँ,
ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। अगर आपने ऑप्शन से एलिमिनेट इसको नहीं किया तो फिर आप फंस जाएंगे। और ऑप्शन से एलिमिनेट कैसे किया जाता है, डेली डिस्कस होता है इस पर। ये आपके वाटर इमेज का सवाल है, और वाटर इमेज जो है वो क्या दिखाता है जी, तो वाटर इमेज जो आपको दिखाता है वो कहता है कि इसमें जो बदलाव होता है वो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर जाता है, दायां और बायां कभी भी नहीं बदलता। तो आपको फोकस सिर्फ उसी पे करना है कि आप जो सिस्टम यहाँ दिया हुआ है इसको अगर वाटर इमेज में देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपका जो दिया है ये वाटर इमेज लिख के नहीं दिया है, ये दिया है कि यदि रेखा AB पर एक दर्पण रखा जाता है। लेकिन आपको ध्यान है दर्पण दो प्रकार से होते हैं मेरे दोस्त। एक दर्पण होता है इस प्रकार से जिसको वर्टिकल पोजीशन कहते हैं, एक दर्पण होता है इस प्रकार से जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है सवाल, इसको कहते हैं वर्टिकल पोजीशन, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन। और आपको मैंने नोट में लिखाया है ऑफलाइन क्लास में कि जब आपकी दर्पण की पोजीशन, मिरर की पोजीशन क्षैतिज स्थिति में दी जाए यानी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में दी जाए तो ये वाटर इमेज की तरफ व्यवहार करती है। तो ये दर्पण कैसे रखा हुआ है जी, तो ये रखा हुआ है क्षैतिज स्थिति में, इसका मतलब पट करके रखा हुआ है। तो ये किसकी तरफ व्यवहार करेगी, तो ये करेगी वाटर इमेज की तरफ। और वाटर इमेज क्या कहता है, ऊपर का फिगर नीचे और नीचे का फिगर ऊपर जाता है, बाकी कुछ नहीं। जो इसके नजदीक है वो नजदीक ही रहेगा, जो इसके दूर है वो दूर ही रहेगा। बस यही कंसेप्ट है, बाकी कुछ नहीं सोचना है। अब चलो ऑप्शन से एलिमिनेट कैसे करेंगे, सोचो। दर्पण के नजदीक क्या है और दर्पण से दूर क्या, ये सोचो। ये जो फिगर है, ये वाला फिगर, इस पे चर्चा करते हैं। ये दर्पण के नजदीक है कि दूर है, तो आप कहेंगे दर्पण के नजदीक है। तो सारे फिगर में दर्पण के नजदीक ही होना चाहिए, यानी देखो तो नजदीक है कि नहीं, नजदीक है कि नहीं, नजदीक है कि नहीं, नजदीक है कि नहीं, यानी इस वाले कंसेप्ट से तो कोई आपका ऑप्शन नहीं कटा। अगला देखते हैं, ऊपर वाला जो फिगर है ये दर्पण से क्या है जी, दूर है। तो ये दर्पण के दूरी होना चाहिए, नजदीक नहीं आना चाहिए। तो ये दर्पण से दूर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। इसका मतलब इस वाले फिगर से और इस वाले फिगर से अगर ध्यान से देखें, कोई भी आकृति ऐसी नहीं है जो कट रही है। सारे के सारे फिगर क्या है, हूबहू दिए गए। अब दूसरा दिमाग क्या लगाना है, ये जो आपका फिगर आया है, अब ध्यान से देखना, इस आकृति की बात करूं, यहाँ थोड़ा सा हेल्प हम डायरेक्शन का भी लेते हैं। ये जो डायरेक्शन का आकृति है, ये आकृति कैसी होगी, ये आकृति ऐसी गई है। तो भैया अगर ये आकृति ऐसी है तो आपको पता है कि ऊपर वाला फिगर नीचे आता है तो ये आकृति ऐसी हो जाएगी। तो आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो सब में आकृति नीचे की तरफ है। इसका मतलब इस लाइन ने भी आपकी कोई मदद नहीं की, यहां तक कोई ऑप्शन आपका नहीं कटा। ये तो बड़ा मुश्किल प्रश्न हो जाएगा। फिर क्या करें, अब छोटे छोटे चीजों पर जो दिया गया उस पर ध्यान देना है। अच्छा लाइन पर भी ध्यान दे देना, ये लाइन इस प्रकार से है तो ये लाइन इस प्रकार से होनी चाहिए। हुआ है कि नहीं हुआ है भैया, ये भी लाइन सब इसी प्रकार से, एक इसको छोड़ दिया जाए तो ऑप्शन नंबर डी को पहले काट काटा दो। क्योंकि ये जो लाइन है, ये लाइन ऐसे आई है तो ये लाइन घूम जाएगी तो कैसे हो जाएगी जी, ऐसे हो जाएगी। तो ये देखो, इसमें इसमें और इसमें लाइन ऐसे है, लेकिन इसमें लाइन सेम वैसे ही हो गया जैसे इसमें दिया था। ये वाला ऑप्शन एक कटा, थैंक गॉड एक ऑप्शन आपका कटा। बचा अब तीन ऑप्शन। अब सारा फोकस आपका किस पे जाएगा पता है, इन तीनों पर रहेगा, क्योंकि बाकी सारी चीजें आपने देख लिया है और अभी तक आपका एक ही ऑप्शन कटा है। अब सारा का सारा फोकस इस पे करते हैं। कैसे आपको देखना है, देखिए इस वाली आकृति को अगर आप ले जाएंगे वाटर में तो क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, यानी आकृति ऐसी बनेगी। यानी इसका नोक ऊपर था तो नोक नीचे की तरफ हो जाएगा। किसमें नोक नीचे की तरफ है, इन दोनों में, ये ऑप्शन, थैंक गॉड एक और ऑप्शन कटा। अब इसको देख लिया आपने, अब किसको देखना है जी, अब देखना इसको, ये वाला आकृति जैसी है मेरे दोस्त वैसी ही रहेगी, क्योंकि आपको पता है ऊपर और नीचे जाता है, दाएं और बाएं नहीं बदलता। यानी यह आकृति यहाँ है तो ये थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी, यहाँ भी आकृति ठीक है, यहाँ भी आकृति ठीक है। इसका मतलब अभी भी ऑप्शन नहीं काटा। लास्ट आपके पास पोजीशन ये वाला है, यही आपकी मदद करेगा। और इसका जो पोजीशन है, ये पोजीशन यहाँ से उठ के इस कोने पर चला जाएगा। यानी जो आकृति है, ये वाली आकृति बिल्कुल ठीक है। नीचे की तरफ कोना था, इस तरफ कोना चला जाएगा, नीचे का साइड ऊपर चला जाता है। ये वाला आपका नहीं होगा क्योंकि ये सीधे अपोजिट हो गया 180 डिग्री पर, इसलिए भी ऑप्शन कट जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से आपके नॉन वर्बल के सारे सवाल बनते हैं। अगला सवाल, खूनी रिश्ता, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। एम एल का पिता है, एम को पिता बना दो, किसका पिता है जी, एल का पिता है, चलो ठीक है, एम पिता हो गया। आर एम का पिता है, आर एम का पिता हो गया, आर को एम का पिता बना दो, क्लियर है, दो जनरेशन का गैप हो गया। क्यू एस का पति है, क्यू को एस का पति बनना, हमें नहीं पता ना क्यू ना एस, बस अलग लिख दो। क्यू जहां भी होगा एस का पति होगा, तो जो अगर क्यू पति होगा तो एस इसकी क्या कहलाएगी, पत्नी कहलाएगी। एल क्यू का भाई है भैया, एल जो है वो किसका भाई है जी, क्यू का भाई है। तो अगर ये क्यू का भाई होगा तो ध्यान से देना, ये जो क्यू और एस को हमने अलग रखा था अब लाके इसमें अटैच कर देंगे। कैसे, क्योंकि पहले दिया था कि क्यू जो है वो पति होगा, किसका पति होगा, तो एस का पति होगा।
क्लियर है। आगे दिया कि एस एम से कैसे संबंधित है, एस का संबंध पूछा है, एम से पूछा है, कैसे जोड़ेंगे ध्यान रखना, किसका संबंध पूछा है, एस एम से कैसे संबंधित है, तो एस का रिलेशन बताते हैं। आधे बच्चे तो यही गलती कर देते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि एस का संबंध बताना है कि एम का, जिसका नाम पहले दिया हो ध्यान रखना। एस एम से रिश्ता जोड़कर एस का रिश्ता बताना है, ध्यान रखना। अब एस का रिलेशन एम से बताना है, रिश्ता इसका बताना है, पहले जोड़ो। कैसे सोचेंगे, यहाँ देखो, पति का भाई क्या होता है, देवर होता है, छोटा होगा तो देवर होगा, बड़ा होगा तो जेठ होगा, तो इसमें छोटा बड़ा दिया ही नहीं है, इसका मतलब ये दोनों आपस में भाई हैं और ये इनके पिताजी हैं, तो भैया पति के पिताजी है ना, जब पति के भाई के पिताजी हुए तो पति के भी पिताजी होंगे, तो पति के पिताजी क्या कहलाते हैं, तो ससुर कहलाते हैं, और ये क्या होंगी, इनकी तो बहू हो जाएंगी। किसका पूछा है, तो एस का पूछा है, तो आंसर क्या होगा, बहू होगा। अगला अगला सवाल फिर से आया है, ये सवाल आपका पेपर कटिंग और फोल्डिंग से है। बच्चे फिगर देख के डर जाते हैं पहले ही, यहाँ भी आपका टेक्निक वही इस्तेमाल करना है मेरे दोस्त, यहाँ भी जो आपका आंसर होगा वो एलिमिनेशन मेथड से ही बनेगा। देखिए, आपको पहले पेपर को ऐसे फोल्ड किया है, फिर पेपर को ऐसे फोल्ड किया है, और मैं रोज समझाता हूँ, हमेशा बताता हूँ कि जब पेपर कटिंग फोल्डिंग का क्वेश्चन आता है तो मिरर इमेज और वाटर इमेज के कंसेप्ट ही काम आते हैं, इसलिए मैं पहले मिरर इमेज वाटर इमेज पढ़ा के पेपर कटिंग फोल्डिंग ही पढ़ाता हूँ ताकि आप भूल ना जाए। जब भी पेपर को ऊपर से नीचे की तरफ मोड़ा जाता है तो ये काम करता है वाटर इमेज की तरफ, यानी ऊपर नीचे बदलाव होगा, और जब भी पेपर को राइट टू लेफ्ट चेंज किया जाता है तो ये काम करता है मिरर इमेज की तरह, यानी राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट। क्लियर है। चलिए, अब यहां आपको देखना है, मैं इसको दो पार्ट में बांट देता हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आएगा, ऐसे और फिर ऐसे सिमेट्रिकली। अब इसको आपको पहले क्या, जैसे बंद होता है वैसे खोलना होता है, और ऑप्शन को देख के आपको काटना होता है, ध्यान रखिएगा। इसको आपको खोलना है, तो पहले आपकी जो खोलेंगे किस प्रकार खोलेंगे, इधर खोलेंगे, क्योंकि बंद कैसे हुआ लास्ट में, इधर, तो जैसे बंद पट वैसे पट खोल, जैसे पट बंद वैसे पट खोल। इस पट को खोलिएगा तो ये वाला शेप यहाँ आएगा ऐसे, क्योंकि सेम ऐसे उठ के चला आएगा ना, और फिर ये वाला शेप यहाँ आएगा, और फिर ये वाला ऐसे जाएगा, यही शेप बनेगा इसका। तो पहले आप ये देखिए कि ये वाला शेप सब में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो मेरे दोस्त ये शेप सब में बन रहा है, चलो बन रहा है, ठीक है, इस शेप को रखते हैं। ये जो शेप आएगा उठकर, ये शेप ऐसे ही आपके सामने आएगा, और जो जो आपको दिख रहा है वो सब का सब ऐसे ही बनेगा, जो जो आपको दिख रहा है वो सब का सब ऐसे ही बनेगा। चलिए, ये वाला ट्रायंगल जैसा है वैसा ही रहेगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, और ये जैसा है वैसा ही रहेगा। इसका मतलब दोनों तरफ का शेप क्या होगा, समान होगा, यानी ये वाला शेप आपको पहले नीचे खोजना है। अगर नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बन रहा है तो रखो, नहीं बनेगा तो काट देना। अब चलो खोजते हैं ऑप्शन नंबर ए में। ये उल्टा हो गया है मेरे दोस्त, ये सीधा है, इसको उल्टा क्यों कर रहे हो, इसको तो उल्टा करना ही नहीं है, खत्म। ये सीधा है इसकी तरह, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यहाँ के देखिए इसके सामने ये भी ठीक है। ये वाला जो शेप है, अच्छा यहाँ थोड़ी सी गलती मैंने की है, यहाँ से मैंने थोड़ी गलती की है, जो दूर होता है वो दूर ही आता है, जो नजदीक होता है वो नजदीक ही जाता है, ऐसा शेप चाहिए आपको। तो चलिए, ये दोनों पास में नजदीक है, ये दोनों दूर है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका कुछ देर के लिए बिल्कुल क्या है, सही है, ये भी सही है। चलिए, इसमें देखते हैं, ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है, ये भी ठीक है। इसमें ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है। इसमें देखो, इसमें कांड कर दिया इसने, इसमें क्या कांड कर दिया इसने, इस वाले फिगर को उलट दिया, ये भी खत्म। यानी आपको देखिए, थोड़ा सा आपने ध्यान दिया, दो ऑप्शन आपके क्या हो गए, एलिमिनेट। अगर ऑप्शन से एलिमिनेट नहीं करोगे तब तो नॉन वर्बल का क्वेश्चन बनाते रह जाओगे, नहीं बनेगा दिन भर में। अब अगला आ जाओ, अब इसको कैसे खोलना है जी, ऐसे खोलना है, बस नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यही तो कंसेप्ट है। आपको पता है ये वाला चला जाएगा यहाँ, ये वाला चला जाएगा यहाँ, ये वाली आकृति उलट जाएगी, ऐसी हो जाएगी, ये वाली आकृति उलट जाएगी, ऐसी हो जाएगी, यहाँ जो आकृति आपकी है वो यहाँ चली जाएगी, सीधा हो जाएगा, ये वाला आकृति जो है यहाँ जाके सीधा हो जाएगा। अब देखो कि ऐसा शेप आपका कहाँ बना है, और चारों तरफ से ऐसा ही आपको शेप चाहिए, शेप में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, शेप आपका सही है। हाँ, ये भी शेप सही है, ये भी शेप अच्छा। अब सिर्फ मिलाना इसमें, कैसे मिलाएंगे, ये दोनों सीधा, ये दोनों सीधा, ये दोनों उल्टा है, ठीक है, ठीक है। इसमें ये शेप जो है गड़बड़ हो गया है। अब शेप गड़बड़ हुआ है कि क्या गड़बड़, एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। हाँ, ये शेप गड़बड़ है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही, यानी जो ऐसे था वो क्या सीधा हो जाएगा, तो जिसका मुख नीचे की ओर है उसका मुख ऊपर की ओर हो जाएगा, और जिसका ऊपर की ओर था उसका क्या हो जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये शेप ही गड़बड़ है, इसलिए आपका आंसर बी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेशन, ध्यान रखना, नॉन वर्बल के जितने भी टफ सवाल होंगे ऑप्शन एलिमिनेशन से ही बनेंगे।
अगला सवाल सिलोजिज्म से, क्या है सवाल? सभी चेरी गुलाब है, सभी चेरी गुलाब है, सॉरी गुलाबी है। उसके बाद कह रहा है कुछ नीले गुलाबी हैं, कुछ नीला को हमने गुलाबी बना दिया। अब देखिए फिगर हमारा क्या समझा रहा है, समझिए। फिगर हमसे कह रहा है कि दुनिया के जितने भी चेरी हैं वो सब क्या है, गुलाबी हैं, और गुलाबी का कुछ पार्ट नीला है, नीला का कुछ पार्ट क्या है, गुलाबी है। लेकिन चेरी का नीले से कोई संबंध आपस में डायरेक्टली नहीं दिया है, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि संबंध नहीं है, और ये भी नहीं कह सकते संबंध है। चलिए सवाल क्या पूछा है, कुछ नीले चेरी नहीं है। भैया कुछ नीले चेरी है कि नहीं है, इसके बारे में हमसे कथन में कोई भी बात नहीं की गई है, तो हम इसको ले जाएंगे डाउटफुल में, और डाउटफुल नॉट फॉलो में जाता है। फॉलो में वही जाता है, निष्कर्ष वही अनुसरण करता है जो 100% ट्रू होता है। अगला सभी गुलाबी चेरी हैं, कह रहा है सभी गुलाबी चेरी हैं। भैया कोई गारंटी है? इतनी गारंटी है कि सभी चेरी गुलाबी हो जाएंगे, लेकिन सभी गुलाबी चेरी होंगे कि नहीं इसकी गारंटी हमारे पास नहीं है, तो ये भी नॉट फॉलो। अगला दिया कुछ गुलाबी चेरी है, कह रहा है कुछ गुलाबी चेरी है, बिल्कुल चेरी है, गुलाबी के अंदर ही तो चेरी बैठा है, तो गुलाबी का कुछ पार्ट चेरी होगा कि नहीं होगा, तो यही तो पूछा है कि कुछ गुलाबी चेरी है, 100% है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, केवल निष्कर्ष 3 कथनों के अनुसार है। अगला सवाल देखिए, एनालॉजी का जो सवाल आता है वो टोटली उसमें भी वर्ड एनालॉजी यानी शब्दों का जो आपका समरूपता का सवाल आता है, टोटली डिपेंड्स ऑन जीके जीएस पैटर्न। ये जो सवाल है क्या है, इसमें रीजनिंग का क्या काम है, इसलिए आपको बताना है कि ईवान और चीन में क्या संबंध है, वही संबंध आपका एन का बताना है। तो भैया अगर आपको देश की राजधानी, देश की मुद्रा, राज्य की राजधानी, किसी राज्य का नृत्य, ये सारी चीजें याद नहीं है, तो आपको कंपटीशन की तैयारी करने का अधिकार ही नहीं है। आपको नहीं पता कि युआन जो है वो मुद्रा है, कहाँ की मुद्रा है जी, चीन की मुद्रा है, तो एन कहाँ की मुद्रा है, अगर ये आपको याद नहीं है तो फिर आप काहे का तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का। जापान की मुद्रा क्या है, एन है। तो ये आपका देश और मुद्रा पर आधारित सवाल था। अगला सवाल बिल्कुल आसान है, लेकिन कुछ बच्चे इसमें मात खाए थे, टाइम उन्होंने क्लिक किया था, किस मैटर में किया था, बच्चों को ये लगा था कि ये सवाल जो है वो 2 3 4 5 उल्टा दिया हुआ है, लेकिन सवाल जब बच्चे यहाँ करने गए तो उनका माथा घूम गया कि नहीं इस पर नहीं दिया हुआ है, जबकि ये सवाल इस पर था ही नहीं। ये जो सवाल था वो था इंक्रीजिंग ऑर्डर पर, यानी इस पे बढ़ते क्रम पर। वैसे ही 1 2 6 9 बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है, तो वैसे ही आप लिख दीजिए 3 5 7 और 8। इसको किस क्रम में लिखना है जी, बढ़ते क्रम में। 3 5 7 8 आपका क्या था, बिल्कुल सही जवाब था। चलिए तो आज के लिए इस क्वेश्चन को यहीं रखते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी आपके सामने लाइव क्लासेस चलने वाली है। अभी तुरंत मेरी क्लासेस हुई हैं, अभी जस्ट आपके 5 मिनट बाद लाइव क्लासेस चलने वाली है। ऐसे ही सवाल आपको डेली मिलेंगे और अलग अलग सेट में मिलेंगे, वेरिएशन मिलेगा सवाल में। तो फिर अगले सेट के साथ आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।